अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार होना बेशक पाकिस्तान की कामयाबी है। मौजूदा हुकूमत इस कामयाबी की मुबारकबाद तो ज़रूर वसूल कर सकती है, लेकिन इसका सेहरा दर हकीकत तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत के सर ही बांधा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान को ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में डाला गया जहां का मालियाती निज़ाम दहशत गर्दों तक रकूम की फराहमी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकता। गोया तहरीक इंसाफ को जो पाकिस्तान मिला वो ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान था, और जिन इक़दामात की बुनियाद पर पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकाला गया वो 31 मार्च 2022 तक लिए गए थे। यानी इमरान खान अगर ये दावा करें कि दरअसल उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकलवाया है तो गलत नहीं होगा। उनके साथ पाक फ़ौज से भी खबर आ रही है कि इसकी निगरानी में जो खुसूसी सेल बनाया गया था उसने दिन रात काम करके FATF की तरफ से आयद करदा शराइत की पाबंदी करवाई और मुल्क की सभी वजारतों के दरमियान मुवाफ़क़त और मुताबिकत पैदा करके इस मुसीबत से जान छुड़वाई। बहुत खूब। किसी को ये तस्लीम करने में आर नहीं होना चाहिए कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त है, और जो कुछ पाक फ़ौज की तरफ से कहा जा रहा है वो ज़्यादा दुरुस्त है। इस खाकसार को इस बात से ज़्यादा गरज नहीं कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की शाबाश वसूल करने वाला कौन है। अलबत्ता दो सवाल हैं जो जहन में FATF की वजह से कुलबुलाते रहते हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर हम FATF की मशकूक फहरिस्त में शामिल क्यों हुए। इस सवाल के जवाब की तलाश में मुझे 1992 का एक वाक़या याद है। मैं सऊदी अरब से एक परवाज़ पर कराची एयरपोर्ट उतरा। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मुझे ऐसे कई लोगों ने घेरे में ले लिया जिनके हाथों में डॉलर, रियाल और दिरहम थे। वो चाह रहे थे कि मैं उन्हें बैरूनी करेंसी देकर रुपए ले लूं। चूँकि फ़कीर के रख्ते सफ़र में कुछ था ही नहीं जिसको सिक्का राजुल वक्त में तब्दीली की ज़रूरत हो पड़ती, इसलिए मैं उनके नरगे से निकल गया। इनमें से एक ऐसा था जो मेरी ज़ाहरी हालत से धोखा खा गया और मुझे आसामी जानकर पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर उसने मुझे एक सऊदी रियाल का पाकिस्तानी रुपयों में जो मुतबादिल बताया वो उससे काफ़ी ज़्यादा था जो बैंक के ज़रिए पैसे भेजने पर मिलता था। सही पूछे तो मुझे उस दिन ज़िंदगी में पहली मर्तबा ब्लैक मार्केट और चोर बाज़ार जैसी तरकीबों की समझ आई। उसके बाद मैं मुआशी सहाफ़त में आया तो फिर बहुत कुछ पता चला। ये भी देखा कि स्विस बैंकों वाले ब्रीफ केस लिए घूम रहे हैं और रियासत जो मईशत की निगरान हुआ करती है वो हर तरफ से आंखें बंद किए हुए थी। कराची के जुड़िया बाज़ार में एक ताजिर के पास मैं जब भी जाता तो वो अपने मुलाजिम के ज़रिए डॉलर मंगवा रहे होते। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप डॉलरों का करते क्या हैं। उन्होंने सड़क पर चलती हुई ट्रैफिक की तरफ इशारा करते हुए सवाली अंदाज में कहा, इधर तेरे को हुकूमत दिखाई पड़ती है। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो फिर बोले, जिधर हुकूमत नहीं वहाँ यही होने का। मैं अपनी नौआमोज़ी की वजह से उनकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया। कुछ अरसे बाद पेशावर के बाज़ारों में अंधाधुंध करेंसी का कारोबार देखा तो समझ आया कि वो ताजिर क्या फरमा रहे थे। उस ज़माने में अफ़गानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत थी और पाकिस्तान दुनिया के उन 3 मुल्कों में से था जिसने उनकी हुकूमत को तस्लीम कर रखा था। पेशावर में करेंसी के हालात देखकर समझ आया कि तालिबान हुकूमत की मदद का एक पहलू ये भी था कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरह के मामलात पर अपनी आंखें बंद रखे। इसके अलावा भी मैं ऐसे कई वाक़यात से वाकिफ़ हूँ जिन्हें कहने की हिम्मत कम अज़ कम मुझ में नहीं है, इसलिए थोड़े को ही काफ़ी समझें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो फिर बैरूनी दबाव पर हमने मारे बांधे कुछ इक़दामात किए, जिनमें से एक मुल्क में बैरूनी करेंसियों के निज़ाम को सख्ती से स्टेट बैंक के मतहत करना था। ये कानून बनाने के बावजूद हमारी हरकतें ठीक नहीं हुई और 2008 में हमें पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहली बार हमें इसलिए इस लिस्ट में डाला गया कि हमारे मुल्क की एक बड़ी एक्सचेंज कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी और गुजरांवाला से उसका मुकम्मल नेटवर्क सामने आया था। हमने 2010 तक इस मामले पर आनियाँ जानियाँ दिखाई। जब ग्रे लिस्ट से निकाला गया तो फिर वही काम शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है
کہ اس خاص کیس کا ایک اہم ملزم امریکہ پہنچ گیا جہاں وہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، مگر ہمارے ہاں کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ 2012 میں ہم دوبارہ اسی فہرست میں ڈالے گئے اور اس وقت بیرون ملک رونما ہونے والے چند واقعات تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا۔ ہم نے ایک بار پھر اپنے آپ کو تھوڑا بہت سنبھالنے کی کوشش کی، جب کام نکل آیا تو بات پھر وہیں آن پہنچی جہاں سے چلی تھی۔ ہر شہر سے ہنڈی اور حوالے کا کام شروع ہو گیا۔ ہمارے قوانین ایسے بن گئے کہ یہاں سے رشوت اور جرائم کا پیسہ بھی کسی دوسرے ملک ہو کر آ جاتا تو ہم خوش ہو کر وصول کرنے لگے۔ قانون کے اسی سکم کا فائدہ جب دہشت گردوں نے بھی اٹھانا شروع کر دیا تو 2018 میں ہمیں ایک بار پھر اسی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ اب کی بار بھی ہمارا ابتدائی خیال یہی تھا کہ دکھاوے کے لیے کچھ کر کرا کے نکل جائیں گے، لیکن ہماری حرکتوں سے تنگ آ کر ہمارے دوستوں نے بھی یقینی بنایا کہ ہم اب قانون سازی کر کے ہی اس میں سے نکلیں، ورنہ تو اس فہرست میں شامل ہونے کے 1 سال بعد تک اس مسئلے کو ریاست پاکستان میں کسی نے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا۔ جب دوستوں نے بھی ٹھنڈے میٹھے انداز میں قانون سازی کا مشورہ دیا تو پھر چشم فلک نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ منو عن تمام قوانین راتوں رات پاس ہونے لگے۔ حالت یہ ہوئی کہ قانون کی روشنائی نہیں سوکھتی تھی اور پارلیمنٹ سب کچھ منظور کر لیتی تھی۔ جب سارے قوانین میں وہ شمع شوشے بھی ڈال دیے گئے جو FATF نے تجویز کیے تھے تو پھر پاکستان کو اس لسٹ سے نکالنے کا عندیہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی گئی کہ FATF کی ٹیم پاکستان آ کر یہاں کے مالیاتی نظام کا مکمل جائزہ لے گی، تبھی اسے گرے لسٹ سے نکالا جائے گا۔ خوشی کی بات ہے کہ اب یہ ہو جائے گا، مگر افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو بات مجھے ایک نوجوان کے طور پر کراچی ایئرپورٹ پر سمجھ آ گئی تھی، میری ریاست کو سمجھنے میں 30 برس لگے۔ دوسرا سوال جو مجھے تنگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا گرے لسٹ میں آنا جانا لگا رہے گا یا اب اس عظیم قوم کے عظیم تر اکابرین خود ہی اپنی حرکتوں پر غور فرما لیں گے؟ اس سوال کے جواب میں نیک تمناؤں کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اکابرین ماضی سے کچھ سیکھتے تو پاکستان کا 2008 میں گرے لسٹ میں جانا کافی ہو جاتا، 2012 اور 18 میں یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اکابرین نے کچھ سیکھا ہوتا تو 2019 میں 50,000 سے زائد کی ادائیگی پر شناختی کارڈ کی شرط لگا کر واپس نہ لیتے۔ اکابرین کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ان کا پیسہ بریف کیسوں کے ذریعے ملک سے باہر جاتا ہوا نہ پکڑا جاتا۔ اکابرین میں میرے جتنی معمولی سی عقل بھی ہوتی تو وہ کسی کے کہنے پر نہیں، اپنے ملک کی خاطر نظام بہتر بناتے۔ اگر اکابرین واقعی ماضی سے کچھ سیکھ لیتے تو بلا وجہ ایک حکومت کی جگہ دوسری حکومت نہ لاتے۔ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھتے۔ میں اسی لیے FATF کی گرے لسٹ سے نکل کر خوش بھی ہوں اور مستقبل کے بارے میں پریشان بھی۔